गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो हाँ जी। ऑलराइट, वालेकुम सलाम तागिम जी। ओल्लू बुलेट जी। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, मन नहीं लग रहा है तो सर पढ़ाई मत करिए, कि मन के विपरीत जाके क्या करेंगे आप। देखो, मन का सीधा सीधा फंडा है क्लियरिटी ना होना, है ना। अगर मन किसी चीज को आप करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपने अभी तक उस काम का पर्पज ही नहीं जाना कि आप कर क्यों रहे। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। अगर ये एग्जाम आपसे क्लियर हो गया तो आपके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या आप आगे प्लान करने वाले हैं, तो थोड़ा इस बारे में चिंता करिए। क्योंकि जब हमें पता होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो के ही रहेगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, जब क्लियरिटी रहती है तब मन वाली चीजें इतना हावी नहीं होती है। और खास तौर से इस टाइम में मन को हावी नहीं होने देना है। ठीक है ना। दिल की नहीं सुनना है सर, दिल तो पागल है। सीधी सी बात है। बहुत दुखी है, हार जीत लगी रहती है। आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप तो इस चीज को फील कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, हर साल अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बट एट द एंड टाइम कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गए, या कभी कभी होता है सर, हमारा भी कभी कभी होता है कि आज दिन नहीं था, तो उस चक्कर में हमारा भी लॉस हो जाता है, फिर वो पूरा साल चला जाता है। लेकिन हाँ, एक आप जो क्यूमुलेटिव एफर्ट अभी तक लेके आए हैं वो आगे जरूर आपको कहीं ना कहीं पहुंचा के रहेगा। ठीक है, आप स्पोर्ट्स की बात ले लिए तो उनके जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स उन्होंने क्रिएट किया है, जो एक अपना प्रैक्टिस क्रिएट किया है, तो वो आगे उनको बेनिफिट देगा। इसी तरह से आप भी जो प्रिपरेशन करते आ रहे हो, भले हो सकता है एग्जाम एक साल आपसे क्वालिफाई ना हो, लेकिन इन द कमिंग टाइम वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और आप जो तैयारी कर रहे हो वो सबसे बड़ी चीज है, वो आपको मेहनत सिखाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो सबसे बड़ी चीज आप सीखते हो वो है मेहनत करना। अंडर द प्रेशर चीजों को कैसे टैकल करना है, ये आपको बहुत अच्छे से सिखाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो देखो, हार जीत तो लगी रहती है, किसी का तो फायदा होगा तो किसी का तो नुकसान होगा। चलिए सर, तो अपन वापस आते हैं सर अरुणाचल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ना। टाइम सर हमारे पास भी कम है, आपके पास भी कम है। मेरी भी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस मैं करवाता चलूं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन सर हम लोग कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश की जीके का। लगभग लगभग 10 सवाल तक हमने पिछली क्लास में करे थे। देखो, क्वेश्चंस कराने का पर्पस क्या है। अरुणाचल जीके में आपको मजबूती हासिल करनी है, ये मान के चलिए। इस साल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आप एमटीएस उठा लो, उसके बाद फायरमैन उठा लो, उसके बाद आप सीजीएल उठा लो, उसके बाद आप सीएचएसएल उठा लो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में आप देखोगे हर बार 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं अरुणाचल जीके के। ठीक है, आउट आउट ऑफ 50 8 to 10 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली अरुणाचल जीके से पूछे जा रहे हैं। तो अरुणाचल जीके को अगर आपको स्कोर करना है, इसको मजबूत करना है, तो एक तो अपन ने एक बेसिक पीडीएफ आपको बना के दे दी है। ठीक है ना। पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, तो उनको मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है और उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए, तो वहां से उनको वो मजबूत कर लेना है। और वो जो पीडीएफ आपको कंटेंट दिया है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अरुणाचल जी के नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरे
3 लेक्चर्स हैं अरुणाचल जीके के, वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो एक तो बेसिक कंटेंट आप वहां से प्रिपेयर करें, उसके बाद सर थोड़ा सा एडवांस जाना है, थोड़ा सा डिटेल नॉलेज जानी है। तो देखो अगर सर बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे तो वो बर्डन बहुत क्रिएट हो जाएगा। 100 पेज पढ़ के एक क्वेश्चन सही हो तो वो भी हमें नहीं करना है, कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं सर, तो इसके लिए हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस। मैंने पिछली बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 डिस्कस किए थे, तो ऐसा नहीं चलेगा कि सर क्वेश्चन 1 आंसर दिस, क्वेश्चन 2 आंसर दिस, ये तरीका नहीं है सर। हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स है उनको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड और जो एक्स्ट्रा जानकारी है उन्हें कलेक्ट करेंगे। यानी एक ओवरऑल सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए अरुणाचल जीके की, वो मैंने आपको ऑलरेडी कंटेंट दे दिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमें सर्कल क्रिएट करना है कि जो वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो कवर करना है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि सर अरुणाचल के किस टॉपिक में या किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है सर। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए रहते हैं हमेशा से। तो स्टार्ट करते हैं सर, 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार जो 10 क्वेश्चन हमने करे थे तो वो CHSL के थे, ठीक है। हाँ, तो जो हम लोगों ने सर पिछले 10 क्वेश्चंस करे थे वो किसके थे, CHSL के थे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो किसके होंगे सर, CGL के, क्योंकि हम लोग बैक साइड पे जा रहे हैं। अभी CHSL, इसके पहले कौन सा एग्जाम हुआ था, CAGL, या कह लो जो UDC का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सर ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following was the first nominated member of parliament from अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आपसे पूछा गया है, बताइए जरा इसका आंसर। हाँ, हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो देखो पहले जब आपका नेफा बनाता है ना, जब हम आजाद हुए थे, उसके बाद पहले तो अरुणाचल वाला एरिया किसके अंडर आता था, आसाम के अंडर आता था, आसाम के अंडर आता था। लेकिन जब हम आजाद हुए तो ये एरिया हमने आसाम से अलग कर लिया, आसाम से अलग करके इसको नाम दिया गया, पहले हमने डिस्कस किया था, पहले नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, फिर उसको चेंज करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए यहां से एक मेंबर को नॉमिनेट करा था प्रेसिडेंट ने सबसे पहले, ठीक है। तो वो कौन थे, वो थे सर आपका CK गोहेन जी, चाओ खमून गोहेन जी। तो 1952 में चाओ खमून गोहेन वाज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट MP रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द देन नेपा, ठीक है। तो आपका जब यूटी नहीं बना था, जब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, तो यहां से मेंबर नॉमिनेट होके वहां पर जाते थे, इलेक्शन नहीं होते थे, पहले नॉमिनेट कर दिया था कि बस वो हाँ उस एरिया को एक रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हालांकि बाद में उन्होंने ये पोजीशन छोड़ दी थी, 2 टर्म के लिए तो वो नॉमिनेट हुए थे, 52 में हुए थे, पहली लोकसभा हमारी 52 में बनी है, तो 52 पहली लोकसभा में वो नॉमिनेट हुए। 1957 में भी उनको नॉमिनेट किया गया, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोजीशन छोड़ दी, उन्होंने कहा मैं ग्राउंड लेवल पे रह के ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। फिर उनके जो अंडर में थे डी एरिंग, डी एरिंग जी, जिनके नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको उन्होंने ट्रेन किया और उनको पॉलिटिक्स में उतारा, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो आगे की स्टोरी डी एरिंग जी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपके लोकल हीरोज हैं जो अरुणाचल प्रदेश को एक डेमोक्रेसी देने वाले, जो अगर आप बड़े नाम कहेंगे तो उनमें से एक CK गोहेन जी हैं, ठीक है। तो उनको नाम हमें पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात हुई फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो किसके थे, लोकसभा के थे, तो हमने CK गोहेन जी का नाम पढ़ लिया, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है
थोड़ा सा अगर वो घुमा दे कि अच्छा बताओ फर्स्ट राज्यसभा मेंबर कौन से हैं अरुणाचल से। तो पहले तो सर राज्यसभा मेंबर नहीं होते थे। जब 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूटी बना है, तब से अरुणाचल से एक मेंबर नॉमिनेट होके कहा जाने लगा, राज्यसभा में। तो राज्यसभा के जो मेंबर थे 1972 में जो बने थे, सबसे पहले मेंबर कौन थे? वो यहाँ पर मैंने नाम मेंशन कर दिया, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो लिख देता हूं, श्री तोदक बसर जी। ठीक है, श्री तोदक बसर, ये नाम ध्यान रखिएगा। इनका टेन्योर देखो राज्यसभा में टेन्योर 6 साल का होता है ना, तो इनका टेन्योर था 1972 से 78। तो ये आपका 1972 से 78 आपका तोदक बसर जी क्या रहे थे, आपका राज्यसभा मेंबर। फिर 78 में आ गए थे आपके श्री रतन तामा जी। ठीक है, श्री रतन तामा जी आ गए थे 1978 से 84। अच्छा, ये जो स्लाइड मैंने लगाई है ये आपकी राज्यसभा की वेबसाइट से उठा के लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अभी तक आपके अरुणाचल से राज्यसभा मेंबर हुए हैं, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे, तो आपको और अच्छे से उसमें देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन और राज्यसभा के मेंबर आपका अरुणाचल से रहे हैं। ठीक है सर। देखो अरुणाचल करंट अफेयर्स का सीन ऐसा है, दो चीजें हैं। एक तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का अपना एक नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स चलता है हमारा, उसमें भी अरुणाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। साथ ही साथ एक प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बन रहा है और बन चुका है, अपलोड भी हो गया है। तो एक हमारे पास नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स भी है। एक मैं गूगल ड्राइव की पीडीएफ लिंक शेयर करता हूं आपके साथ। ठीक है, उसमें आपको हमारा जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है वो तो है ही, उसके अलावा साथ ही साथ आपका जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, तो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें, तो नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स के स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं आपका, तो उसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्टेट्स है उन सबको कवर किया गया है। ठीक है, तो वो भी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल, आसाम और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी टोटल एक करंट अफेयर्स बनवाई गई है। तो आपको अरुणाचल का चाहिए तो उसमें अरुणाचल की भी अलग से स्लाइड आपका मेंशन है। ठीक है सर। तो वो अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में एडेड हैं तो ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया गया था, दोबारा फिर कर देंगे। ठीक है, नियारी के बारे में क्या बताएं? देखो जो चीजें आती जाएंगी उनके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, सीके गोहिन जी नाम ध्यान रखना। और उसके बाद आपका फर्स्ट राज्यसभा मेंबर वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन 2018 पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट ऑफ, किससे बना है पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट, किससे बना है? लेपाराडा से, ईस्ट कामेंग से, वेस्ट कामेंग से, अपर दिबांग से, बताइए। पीडीएफ देखो अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, 999 0, इधर लिख देता हूँ, उधर दिखेगा नहीं, 999 0 784 642। ठीक है, अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, अगर आप हमारे एनरोल्ड ग्रुप में भी है तो भी वहां पर शेयर किया गया है। इसका पीडीएफ अभी नहीं मिला, इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे आज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी पीडीएफ मैंने शेयर की है, लाइक आपका जैसे पार्लियामेंट्स हो, पार्लियामेंट से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन, G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसके रिलेटेड भी आपको पीडीएफ शेयर किया है। देखो आज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना सर, आप लोग बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी में चीजों को ले जा रहे हो ना। अगर ऐसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को फिर टैकल करते रहे तो ये एक ही क्वेश्चन में फंसे रहेंगे ना। तो जहां पर एमएलए की बात आएगी तो पर वहां पर हम फर्स्ट लेडी एमएलए वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे अभी पूरी एक आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी मैं इसी में कवर करा दूंगा, तो धीरे धीरे जितना भी पॉसिबल होगा इसमें आपका कवर हो जाएगा, उसकी हेडेक मत लो आप। ठीक है सर।
ओ कमला पसंद जी, मिल गया आपको पीडीएफ, चलिए बढ़िया। हाँ, पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट 2018 में बना है, किस डिस्ट्रिक्ट से निकल के बना है सर पाके केसांग, बताइए। तो देखो ये बना है आपका ईस्ट कामेंग से अलग होके, ठीक है। अगर आप मैप की बात करो तो ये देखो, टिन्स मार्जी, इस पे फोकस रखिए, ठीक है। आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात मत करिए, ठीक है। इस पे ही फोकस रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ईस्ट कामेंग से बना है आपका पाके केसांग, ईस्ट कामेंग का है। देखो जब अरुणाचल एज ए यूटी बना था, या अरुणाचल एज ए नेफा जब बना था, तो ये 5 डिविजन थे अरुणाचल के, ठीक है। इनको 5 फ्रंट्स कहते थे, फिर बाद में यही 5 डिस्ट्रिक्ट बने थे आपका, ठीक है। तो जो शुरू में आपका डिस्ट्रिक्ट थे, एक था आपका सर कामेंग, ठीक है। एक था आपका सियांग, एक था आपका सुबानसिरी, 3 हो गए। एक था आपका लोहित, और एक मैं भूल रहा हूं शायद। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट थे आपके ना, कामेंग हो गया, सियांग हो गया, सुबानसिरी हो गया, लोहित हो गया, और और किसी को याद हो तो एक बार मेरे को रिमाइंड कराना। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है जब आपका बना था ना। तो अभी क्या है, नहीं नहीं, तिरप भी बाद में बना है, ठीक है। तिरप भी बाद में बना, ठीक ठीक है। ये पार्ट अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो शुरू में 5 डिस्ट्रिक्ट थे उनकी भी हम बात करेंगे। तो फिर इन्हीं से फर्दर डिवीजन होते होते डिस्ट्रिक्ट बने। तो आपका जो पाके केसांग है वो किससे अलग होके बना है सर, ईस्ट कामेंग। ये रहा आपका ईस्ट कामेंग ना, ईस्ट कामेंग से ये सेपरेट होके क्या बना है, पाके केसांग। पहले सर ये ईस्ट कामेंग और वेस्ट कामेंग और ये तवांग, ये पूरा एरिया एक था सर, ठीक है। आगे चल के ये कामेंग पार्ट ये डिवाइड होगा ईस्ट में और वेस्ट में, और वेस्ट वाला भी फर्दर डिवाइड होगा वेस्ट कामेंग में और तवांग में, और ईस्ट कामेंग से भी सेपरेट हो गया आपका पाके के साथ। देखो एक तिरप है, ओके ओके ठीक है, तिरप, हाँ तिरप होगा फिर। तो लोहित और तिरप, ठीक है, लोहित तिरप, हाँ सही कह रहे हैं, तिरप होगा तिरप, क्योंकि ये पूरा लॉन्गडिंग चांगलांग वाला एरिया फिर उसी में आता था ना उस टाइम। हाँ तिरप था। 5 डिस्ट्रिक्ट थे आपका, सियांग, सुबानसिरी और लोहित, कामेंग और तिरप, ठीक है। हाँ तो अब आपको देखो ये ध्यान रखना है कि पाके केसांग किससे बना है, ईस्ट का केसांग कामेंग से अलग होके बना है। इसमें क्या बहुत लंबी हिस्ट्री है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कैसे बनता गया। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उन्हीं को कराते कराते मैं याद करा दूंगा, ठीक है। बस कंटिन्यूटी यहाँ पर बना के रखना। हाँ तिरप पहले से था, 5 से उसमें से एक तिरप भी था, ठीक है। चलो तो पाके केसांग आपका बना है 2018 में। देखो 2018 लास्ट डिवीजन हुआ था, लास्ट डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन 2018 में देखने को मिला था। 2018 में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे सर, पाके केसांग, लेपाराडा और शियोमी। इनमें जो सबसे लेटेस्ट बना था वो था पाके केसांग, ठीक है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछता है सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा अरुणाचल का, मैं कई बार बता चुका हूं, इट इज पाके केसांग। और पाके केसांग आपका क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। बिल्कुल जूली जी, यही 5 आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो 2018 में आपका 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने, पाके केसांग, लेपाराडा, शियोमी। इनमें सबसे लेटेस्ट है पाके केसांग। पाके केसांग आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो पाके केसांग बना था आपका ईस्ट कामेंग से अलग होके, लेपाराडा बना था लोअर सियांग से अलग होके, और शियोमी बना था आपका वेस्ट सियांग से अलग होके, ठीक है। तो पाके केसांग आपका किससे बन रहा है, ईस्ट कामेंग से अलग होके बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। अब ईस्ट कामेंग का डिवीजन क्या था, ये हम लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ लेंगे। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, पाके केसांग सर किससे अलग होके बना, ईस्ट कामेंग से। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट डिवीजन है, ठीक है। तो इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पाके केसांग वो ऑलरेडी पूछ चुका है, किससे अलग होके बना, ईस्ट कामेंग से। तो लेपाराडा भी देख लो सर, ये भी 2018 में डिवीजन हुआ, ये किससे अलग होके बना है, लोअर सियांग से, लोअर सियांग, ठीक है। तो जो आपका ये देखो, ये लोअर सियांग है, ये लेपाराडा है। तो लोअर सियांग से अलग होके बना है लेपाराडा। लेपाराडा इज द 23rd डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और फिर 24 डिस्ट्रिक्ट बना था शियोमी। शियोमी किससे अलग होके बना, वेस्ट सियांग से। ये देखो वेस्ट सियांग कहां पर है आपका,
एक मिनट, ये रहा, ये वेस्ट सियांग है, ठीक है। और इसमें शियोमी मिसिंग है क्या? हाँ, ये रहा आपका शियोमी, ठीक है। तो वेस्ट सियांग से अलग होके आपका क्या बना, शियोमी बना। तो जो मेचुका वाला एरिया उसी में आ रहा है, शियोमी में। और ये आपका 24th डिस्ट्रिक्ट था। और जो पाके केसांग बना है ईस्ट कामेंग से अलग होके, ये आपका 24th डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये आपका 24 डिस्ट्रिक्ट है। देखो, हिस्ट्री सिर्फ अपर सुबानसरी या सुबानसरी की नहीं, हिस्ट्री हर एक डिस्ट्रिक्ट की है। तो आपको मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा, वो यहाँ पर मेरे लिए कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, वो फिर एक घंटे की क्लास में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो एक चीज जरूर करिए। आपका 25 जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है सर, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है। जैसे मान लो आपने पाके केसांग देखा, तो उसकी वेबसाइट मिल जाएगी pakekesanग.nic.in। तो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके एक आपको कॉलम मिलता है अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए सर। क्योंकि एक चीज जो मैंने नोटिस की है, जो बहुत सारे क्वेश्चन अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं ना, वो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसी सेक्शन से बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो अबाउट डिस्ट्रिक्ट में जाके आप उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद उसको उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट्स भी बना लेना उसके, ठीक है। क्योंकि वो 25 वेबसाइट से मैं यहाँ करंट अफेयर, वो यहाँ जो क्वेश्चंस में आता जाएगा उसको कवर करता जाऊंगा, ठीक है। बूम बाम, ये लास्ट कमेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर यही सब चलेगा तो आराम से आप पर्सनली मिलना, ट्रीट देना, यहाँ क्लास बैठने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह, मतलब अगर इंडिविजुअल चैट्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप अपना पर्सनली मैसेज में जाके आप दोनों बात कीजिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। तो अभी कोई और ज्यादा इन्वॉल्व होगा, मैं देखो बहुत रिलैक्सेशन देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ आप भी थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए। अगर क्लास चल रही है, एग्जाम आपका सर पे है, आपको वहाँ ट्रीट की पड़ी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डिस्ट्रैक्शन होता है आप लोगों के कमेंट से ना, क्योंकि मुझे कमेंट भी देखने हैं या पढ़ाना भी, दोनों ही चीजें करनी है ना, इसका ध्यान रखिए। तो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके एक बार जरूर अच्छे से देख लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज याद रहेगी, पाके केसांग किससे निकला है, ईस्ट कामेंग से, लेपाराडा लोअर सियांग से, शियोमी वेस्ट सियांग से। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। ठीक है सर। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोसर, सोलुंग, द्रे एंड चालुलुक आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, अब ये देखो, ये तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। अगर मतलब थोड़ा भी टाइम आपने अरुणाचल में व्यतीत किया है तो आपको पता होगा, ठीक है। क्या भले आप अरुणाचल के एनआरआई क्यों ना हो, इतना तो पता है कि सर यहाँ ये फेस्टिवल तो अपने कहाँ के हैं, अरुणाचल के हैं। तो इस तरह के भी आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सी ट्राइब के हैं। जैसे अगर मैं पूछूं सोलुंग फेस्टिवल आदि ट्राइब का है, लोसार फेस्टिवल मोनपा ट्राइब का है, द्री फेस्टिवल आपातानी ट्राइब का है। द्री फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया था, याद करो। वो डांस पूछा था कि डांस कौन सा होता है, तो वो द्री फेस्टिवल से रिलेटेड ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद करो। चालू लोकू, ये किसका है सर, नोक्टे ट्राइब का है। तो ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये सब आपका वो अरुणाचल जीके की पीडीएफ में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। वहां पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने सारे फेस्टिवल्स कवर कर रखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 4 फेस्टिवल्स अभी पूछे गए थे आपसे एग्जाम में। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि हर फेस्टिवल के ट्राइब जरूर याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, दमिंदा डांस था। तो हर एक फेस्टिवल का ट्राइब जरूर याद रखना है, उससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। चलो, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज अ टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, लियोपार्ड रिजर्व या हॉर्नबिल रिजर्व। ये भी सर मेरे ख्याल से आसान है। नामदफा नेशनल पार्क, देखो अरुणाचल में टोटल 2 नेशनल पार्क है, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। सी कैसे लगा रहे हैं?
मंथ, यूमिन जी कैसा मंथ आप पूछना चाह रहे हैं? क्या मंथ, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का मंथ या और कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, तो देखो दो नेशनल पार्क है आपका, नामदफा और माउलिंग, और जिसमें नामदफा जो है वो आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के 3 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, एक कामलांग, एक नामदफा और पाक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन, आपको इन तीनों टाइगर रिजर्व की लोकेशंस आज ढूंढनी है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, थोड़ा सा अपने भी एफर्ट लगाइए कि इन तीन का लोकेशन ढूंढना है। कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, नामदफा कहाँ पर है, पाकेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। नहीं मिले तो मेरे से पूछ लेना, अगली क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगा। लेकिन ये आज अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करिए कि एक बार पढ़ लीजिएगा इनके बारे में कि कामलांग कहाँ पर है, नामदफा कहाँ पर है, पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। तो नामदफा नेशनल पार्क है, उसी में आपका वो टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। तो वी हैव 3 टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। चलिए सर, तो नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज अ टाइगर रिजर्व। अब देखो ये सीजीएल 2023 में पूछा है, कोई टफ क्वेश्चन था? नहीं दिए, नहीं है ना? बहुत बढ़िया बूम बाम, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योंगो रिवर्स? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, डेक्स्टर पूछ रहे हैं मॉलिंग टाइगर रिजर्व का है, बताइए सर मॉलिंग टाइगर रिजर्व का है? नामदफा, सॉरी, मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग इज अ नेशनल पार्क, ठीक है। नामदफा इज अ टाइगर रिजर्व, वो नेशनल पार्क दो हैं, नामदफा, मॉलिंग। तो विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योंगो रिवर्स? देखो ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका पूछा गया था इन, हाँ, सीजीएल 2023 पूछा गया था। जो मैं आपसे कह रहा था ना डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जरूर पढ़ लेना, जो मैंने आपसे कहा था ना डिस्ट्रिक्ट के बारे में टाइम मिले तो पढ़ लेना, क्योंकि ये उसी का एग्जाम्पल है। ये जो लाइन लिखी है ना, ये आपका जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पर आपको एक प्लेस मिलेगी, प्लेसेस टू विजिट आलो, उस सेक्शन में आप जाओगे तो वहीं से ये लाइन एग्जैक्टली उठाइए। आलो इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सीपू एंड रिवर योंगो। तो रिवर सीपू और योंगो के कॉन्फ्लुएंस पर आपको देखने को मिलता है आलो। ठीक है, तो ये लाइन उन्होंने एज इट कहीं और से नहीं उठाई है, एग्जैक्टली उन्होंने अपनी सरकारी वेबसाइट से उठाई है। यानी गवर्नमेंट चाह रही है, मतलब एपीएसएसबी आपका बोर्ड चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहां पर उन्होंने डिटेल फिल कर रखी है रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट, रिगार्डिंग द प्लेसेस, वो चाहते हैं आप उसको एक बार पढ़ो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम मिले कि मान लो कुछ करने का मन नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम चलाने का मन हो रहा है, तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए सर। ठीक है, हो सकता है अगला क्वेश्चन वहीं से बन जाए, क्योंकि बने हैं सर क्वेश्चन। ठीक है, तो सीपू और योंगो के कॉन्फ्रेंस पे कौन सा टाउन बसा है आपका? आलो। ओके, कहाँ की जगह है सर? वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डैश वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली? डैश वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली? हाँ साजन जी, तो उसमें तो आलो वालो तो फायदा उठा जाएंगे। डैश वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली, इसका आंसर बताओ, देखिए। बहुत बढ़िया, नोकमिन नमाती नाम है, करेक्ट आंसर इज नोकमिन नमाती। अब एक बार यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री देखो, अरुणाचल में आपको पता है कि सन 1950 से काम शुरू हो गया था आपका नेफा बनने का, जब नेफा बनी है। ठीक है, नेफा बनने के बाद यहाँ पर जो काम चलता था अरुणाचल में, ठीक है, एक एजेंसी काउंसिल बनी थी। ठीक है, एक एजेंसी काउंसिल बनी थी, वो अरुणाचल के रिगार्डिंग डिसीजंस लेती थी, जो भी मतलब नेफा, वैसे तो आपका कौन रूल करता था? प्रेसिडेंट का कंट्रोल था नेफा पे डायरेक्ट, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आपका जो आसाम का गवर्नर है वो कंट्रोल करता था, यानी इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी नेफा को।
पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कंट्रोल था, फिर आगे चल के होम मिनिस्ट्री के अंडर में नेफा कंट्रोल में था। लेकिन जब नेफा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था तो वहां पर एक लोकलाइज बॉडी क्रिएट की गई थी, एजेंसी काउंसिल। वो रिकमेंडेशन देती थी नेफा को। तो आगे चल के आप 1972 में देखोगे जो एजेंसी काउंसिल है वही रिकमेंड करती है कि देखो भाई, नेफा का नाम बहुत अच्छा नहीं लगता है, अपना एक लोकल नाम देते हैं। तो यहां से उन्होंने नाम डिसाइड किया था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 3 नाम करीब थे जो मतलब रिकमेंडेशन में आए थे, और उसमें फाइनली सारे लोग एग्री करे थे कि हाँ, एक अरुणाचल प्रदेश नाम चलेगा। एजेंसी काउंसिल आपका कुछ 1969 में बन गई थी। तो जो रिकमेंडेशन वगैरह जो काम था वो एजेंसी काउंसिल कर रही थी, है ना। अपना इस टाइम पंचायत इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शंस होते थे, पंचायती राज सिस्टम बेसिक लेवल पे चलता था। लेकिन 1972 में अरुणाचल प्रदेश बिकेम ए यूनियन टेरिटरी। तो तब ये जो एजेंसी काउंसिल था इसी को कन्वर्ट कर दिया गया था प्रदेश काउंसिल में। ठीक है, ये एजेंसी काउंसिल 1972 में बदल दी गई थी प्रदेश काउंसिल में। तो हम लोग सर बात करेंगे 1972 से लेकर 75 की। ठीक है, उससे पहले की जो बात है यानी 1947 से लेकर 1972 के बीच क्या क्या हो रहा है उसको किसी और क्लास में कवर करेंगे, आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो अभी आज जो मेन बात है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 1972 से 1975 का टाइम। ठीक है, 1972 से 1975 के बीच क्या क्या हो रहा है, तो ध्यान से सुनना सर। वही जो एजेंसी काउंसिल थी वो क्या बन जाएगी, प्रदेश काउंसिल बन जाएगी। ठीक है, तो प्रदेश काउंसिल में क्या क्या काम हो रहा है, देखो सबसे पहले तो एक कानून बनाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, 1971। उससे 3 नए स्टेट बनेंगे, एक आपका मणिपुर बनेगा, एक आपका मेघालय बनेगा, और आपका त्रिपुरा बनेगा। ठीक है, ये 3 नए स्टेट्स बने और 2 यूटीज बनी, एक आपका अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनी और एक आपका मिजोरम यूटी बनी। ठीक है, तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी, 3 आपका स्टेट बन गए। और उसी कानून में जो नेफा था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, ये नाम किसने रिकमेंड किया था, एजेंसी काउंसिल ने रिकमेंड किया था। और जो एजेंसी काउंसिल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था विद द प्रदेश काउंसिल। प्रदेश काउंसिल से एजेंसी काउंसिल को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और इनको कहा गया अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके अंडर पंचायती राज सिस्टम चल रहा है उसको आप हैंडल करेंगे। तो अभी सर एज सच कोई, जैसे आज आप लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हो, तो एज सच कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, बस क्या थी, एक प्रदेश काउंसिल बना दी गई थी 1972 में। इसमें कौन मेंबर थे सर प्रदेश काउंसिल में, तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका वाइस प्रेसिडेंट से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी होती थी जिला परिषद। ठीक है, यानी देखो पहले पंचायती राज सिस्टम अरुणाचल में शुरू में ऐसे चलता था कि एक तो सबसे नीचे क्या होती थी, ग्राम सभा। ठीक है, बेसिक ये चलता था ग्राम सभा, यानी जो विलेजेस थे वो अपने क्या कहते सरपंच को इलेक्ट करते थे, वो बनाते थे ग्राम सभा। तो अलग अलग गांव की ग्राम सभा थी, ये लोग मिलके किसको इलेक्ट करते थे, ये इलेक्ट करते थे एक बॉडी आंचल समिति। इलेक्शन सिर्फ ग्राम सभा लेवल पे हो रहे थे, ये इलेक्ट करते थे आंचल समिति को, और आंचल समिति के लोग इलेक्ट करते थे जिला परिषद। यानी काइंड ऑफ जैसा आज क्या आप सिस्टम देखते हो लगभग उसी तरह का सिस्टम था कि जो ग्राम सभा के लोग हैं उन्हें लोकल गांव वाले इलेक्ट करेंगे, और एक ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करेंगे आंचल समिति को, और आंचल समिति इलेक्ट करेगी आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद को। ठीक है, तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते थे वो इसके मेंबर होते थे उस जिला परिषद के। ठीक है, और जो 5 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें से हर जिला परिषद से 5 रिप्रेजेंटेटिव इस काउंसिल का पार्ट होते थे। और उसके साथ साथ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज जिसको कोई रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में नहीं मिला है तो उनके 3 मेंबर्स जिसको चीफ कमिश्नर नॉमिनेट करें। ये चीफ कमिश्नर कौन थे, जब अरुणाचल प्रदेश आपका यूनियन टेरिटरी बन गया तो अरुणाचल प्रदेश में अभी कोई गवर्नर नहीं था, अभी कोई आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं था। ठीक है, अभी जो पर्सन आपका अरुणाचल प्रदेश को हैंडल कर रहा है उसको कहते थे चीफ कमिश्नर।
ठीक है। अभी जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे देखो यूटी है तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा, यूटी है तो इसका मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा। तो यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अरुणाचल प्रदेश को कौन कंट्रोल करेगा? चीफ कमिश्नर। ठीक है, तो वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज के मेंबर्स नॉमिनेट हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? चीफ कमिश्नर कर रहा है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से तो जो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो इसका पार्ट रहेंगे, और अरुणाचल के चीफ कमिश्नर, ये सारे लोग मिलके इस प्रदेश काउंसिल का हिस्सा हुआ करते थे। अब आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना है कि प्रदेश काउंसिल में कौन कौन था, बस एक बार टर्म्स इंट्रोड्यूस करनी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग देखो भले ही नाम बता रहे हो, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद नया हो, तो मैं चाह रहा हूं अभी आप बॉडीज को समझ लो। आपका प्रदेश काउंसिल में कौन हेड था, कौन चीफ कमिश्नर था, अभी वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आप पहले समझो कि जब 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था तो अरुणाचल प्रदेश के पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, एक प्रदेश काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, और जो पंचायती राज सिस्टम के जो नॉमिन रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसके मेंबर हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर इसके मेंबर हुआ करते थे। अभी कोई गवर्नर नहीं है, अभी कोई सीएम नहीं है, अभी कौन है? चीफ कमिश्नर है। अभी चीफ कमिश्नर है जो आपका अरुणाचल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और वो चीफ कमिश्नर ही भी इसका मेंबर होता था प्रदेश काउंसिल का। तो 1972 से 75 के बीच ये चल रहा है। अब कोई मिनिस्टर तो है नहीं, तो जो प्रदेश काउंसिल थी वही सर मिनिस्टर की तरह काम करती थी। अब क्या था सर, 5 डिस्ट्रिक्ट थी आपका। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक काउंसलर आता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक काउंसलर था। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक पर्सन एज ए काउंसलर चुन लिया गया। देयर वर 5 काउंसलर रिप्रेजेंटिंग ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और उन 5 में से एक काउंसलर को क्या बना दिया गया? चीफ काउंसलर। जैसे 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक को क्या बना देते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक पर्सन क्या बन के आ रहा था? काउंसलर, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, और उनमें से ही एक क्या बन गया? चीफ काउंसलर। अभी देखो सीएम और मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं आया। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का कंसेप्ट नहीं आया। अभी कौन है? चीफ काउंसलर हैं, और उनके अंडर में बाकी और काउंसलर्स हैं। ठीक है, तो टोटल 5 काउंसलर थे, और उनमें से एक जो काउंसलर थे वो थे आपका चीफ काउंसलर। तो ये 5 काउंसलर कौन थे? उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, पीके थुंगोन जी, वांगफा लुआंग जी, सोबिंग ताइंग जी, तामू रिबा जी, तादर तांग जी। ठीक है, और इनमें जो चीफ काउंसलर थे तो वो थे आपका पीके थुंगोन जी, जो आगे चल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी बनेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले प्रदेश काउंसिल होती थी, और प्रदेश काउंसिल ही आपका सीएम की तरह काम करती थी। अभी सीएम नहीं है, तो प्रदेश काउंसिल में आपका 5 काउंसलर्स होते थे, जिसमें से एक चीफ काउंसलर होता था। ठीक है, तो पहला सेशन जो हुआ था प्रदेश काउंसिल का वो हुआ था 1 अगस्त 1972। ठीक है, पहला सेशन कब हुआ था प्रदेश काउंसिल का? 1 अगस्त 1972। तो पहला सेशन हो रहा है 1 अगस्त 1972 को, और 15 ही दिन बाद अरुणाचल प्रदेश को एक तोहफा मिल रहा है। ये जो प्रदेश काउंसिल थी इसको कन्वर्ट, सॉरी 15 दिन बाद नहीं, 3 साल बाद, ये जो प्रदेश काउंसिल थी इसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी प्रोविजनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इसमें जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड नहीं है। 1972 में आपका प्रदेश काउंसिल बनी। ठीक है, पहला सेशन हुआ 1 अगस्त 1972 का, और फिर 15 अगस्त 1975, 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 में आप क्या देख रहे हो? आप देखोगे कि सर जो प्रदेश काउंसिल है वही बन गई लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वही बन गई आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो आपका चीफ काउंसलर थे वो बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर, और ये जो काउंसलर थे ये क्या बन गए? मिनिस्टर। एंड द चीफ काउंसलर एंड 4 अदर काउंसलर्स वर sworn in as chief minister and minister on the same day। ठीक है, 15 दिन नहीं सर, 3 साल बाद, 15 दिन नहीं 3 साल बाद। ठीक है, ये 1972 को हुआ है, दैट इज ऑन 1975।
तो पहले क्या थी सर, प्रदेश काउंसिल थी। प्रदेश काउंसिल में आपका काउंसलर्स होते थे। फिर आपका ये कहानी है 1972 की। फिर 1975 में प्रदेश काउंसिल की जगह आ जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो काउंसलर थे वो बन जाएंगे मिनिस्टर, और जो चीफ काउंसलर थे वो बन जाएंगे आपका चीफ मिनिस्टर। तो आप देखोगे जब आप बात करते हो ना फर्स्ट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यू विल सी कि वो टेन्योर 1975 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने पूरी एक लिस्ट बना के दी है आपको, क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल जी के वाली पीडीएफ में अभी तक जितने भी आपके चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं उसमें पूरी एक लिस्ट मैंने आपको बना के दी है। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे जो पहले चीफ मिनिस्टर है वो 1975 में। अभी ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड नहीं है, अभी इलेक्शन नहीं हुए। 1975 में बस एक प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई है, यानी जो प्रदेश काउंसिल है उसी के लोगों को कहा कि भैया अब आप ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो। ठीक है, देखो नोस्टैल्जिया होना चाहिए, लाइवली लगना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है, जिन लोगों ने अरुणाचल को डेमोक्रेसी के मैप में लाके रखा है, तो उनके लिए तो सर उनको तो हमेशा लाइवली रहना ही चाहिए। और मेरा पर्पज यही है यहाँ पर चीजों को क्लियर करूं, चीजों को अरेंज करूं। इसीलिए मैं 1972 से पहले नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जितना पीछे जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड है चीजें। 72 से 75, फिर 75 से आगे देखोगे 78। तो अभी सर मैंने जो आपसे बात की है, या जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं याद रखने के लिए, वो ये रखिए कि सर 1972 में आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। मैप क्लियर रखना सर। और उस टाइम क्या क्रिएट होता है आपका, प्रदेश काउंसिल क्रिएट होती है। 1972 में अरुणाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी एंड प्रदेश काउंसिल क्रिएट होती है। वही एजेंसी काउंसिल को बदल लेंगे प्रदेश काउंसिल में, कभी और किसी दिन एजेंसी काउंसिल की भी बात करेंगे। फिर 3 साल बाद, देखो हर काम 3 साल के डिफरेंस पे होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है याद रखने के लिए। 1975 में क्या हो रहा है सर, 1975 में यू विल सी जो प्रदेश काउंसिल है वही बन जा रही है प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। वही प्रदेश काउंसिल क्या बनी जा रही है, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये देखो सर ये ग्रुप फोटो है। जो प्रदेश काउंसिल जो बनी थी ना 1 अगस्त 1972 को, ये वो प्रदेश काउंसिल के लोग हैं, शायद आप पहचानते हो इनमें से कुछ को। उसके बाद आपका 1972 में ही जो चीफ काउंसलर थे, ठीक है, ये उनकी फोटो है। ये आपका कौन है, ये बीच में जो बैठे हैं ये के ए राजा हैं, के ए राजा हैं। ये कौन थे सर आपका, ये थे आपका चीफ कमिश्नर। ठीक है, तो जब 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना है तो के ए राजा क्या बने थे, चीफ कमिश्नर बने थे। ठीक है, तो और उनके साथ ये जो पीछे 5 लोग हैं ये कौन है आपका, काउंसलर्स ऑफ द अरुणाचल असेंबली, वो प्रदेश काउंसिल। बात यहां तक समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही है? बीच में आपका ये चीफ कमिश्नर बैठे और पीछे उनके जो हैं वो काउंसलर्स हैं प्रदेश काउंसिल के। अरे भैया 6 इसलिए हैं कि जो बैठे हैं वो कौन है सर, वो के राजा है, देन चीफ कमिश्नर, वो उस टाइम के चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, उनके पीछे ये जो 5 लोग हैं ये आपका कौन है, काउंसलर्स हैं। ठीक है, तो पहचान पा रहे हो कौन कौन कहाँ है? ठीक है, बाकी वो फोटो आराम से देखना। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पहले तो ये बताओ 1972 से 75 बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हीं चीजों से कोई क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लेगा फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे जब आपका यूटी बना अरुणाचल, तो उस टाइम अरुणाचल के चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो नाम पता होना चाहिए, के ए राजा। ठीक है, वो कहानी के पात्र हैं। या पूछ लेगा चीफ काउंसलर का नाम बताइए। ठीक है, चीफ कमिश्नर के ए फर्स्ट क्या, एक ही चीफ कमिश्नर है, के ए राजा। ठीक है, के ए राजा। तो 2 चीजें ध्यान रखना, यही जो मैंने अभी बताया था,
1972 में यूटी बनते हैं, प्रदेश काउंसिल बनती है। 1975 में यही प्रदेश काउंसिल बन जाती है, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेफ्टिनेंट गवर्नर पे अभी आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे भी आ रहे हैं। ये 75 तक की बात हो गई, ठीक है। ये आपका, ओ सॉरी 6 है पीछे। तो एक्चुअली फिर मुझे अभी चेक करना पड़ेगा कि कौन है एक्स्ट्रा उस फोटो में, ठीक है। तो वो फिर मैं चेक करके बताऊंगा। मैंने भी नोटिस नहीं किया, हाँ 6 लोग हैं पीछे। ठीक है ना। तो उस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा उनके साथ आगे कौन है। चलो, हाँ। तो ये 72 से 75 की कहानी हो गई। अब 75 के आगे की बात करते हैं। 75 के आगे की सर बात करते हैं। 75 के आगे क्या हो रहा है? 75 से 78। तो लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई 15 अगस्त 1975। अब देखो यहां से बनते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का इनॉग्रेशन किसने किया था? ओम मेहता, द देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है, उन्होंने किया था। अब जब अरुणाचल प्रदेश की प्रदेश काउंसिल बन गई है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अब वहां पर गवर्नर नहीं, अभी जो चीफ कमिश्नर थे वो क्या बन जाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी जो चीफ कमिश्नर थे अरुणाचल के, उनकी पोजीशन बदल के क्या हो जाएगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां पर गवर्नर नहीं होता, वहां पर कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में आप देखोगे एलजी बैठता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो जो चीफ कमिश्नर थे के ए राजा, वही क्या बन जाएंगे सर? आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये लाइन लिखी भी है, के ए राजा, द देन चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, was sworn in as the first lieutenant governor of Arunachal Pradesh on 15 August 1975। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। Who was the first lieutenant governor of Arunachal Pradesh? 1972 में जो आपका चीफ कमिश्नर बने, 1975 में वही क्या बन गए? के ए राजा, वही बन गए आपका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी इसमें कुछ झोल वाली चीज नहीं है और ना टफ है। ऐसा नहीं कोई नए पर्सन आ रहे, वही आ रहे हैं, तो याद रखने में दिक्कत नहीं है। और जो आपका चीफ काउंसलर थे वो क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर। और बाकी के जो 4 काउंसलर थे वो बन गए आपका मिनिस्टर, ठीक है। तो उनको जो शपथ दिलाई गई थी, द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज सॉर्न इन ऑफ 15 अगस्त 1975। और दिन भी याद रखने में सर ऐसा टफ नहीं है, 15 अगस्त वाले दिन हो रहा है सारा काम। अब मिनिस्ट्री के जो हेड थे, यानी अब सवाल बन जाएगा, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो द फर्स्ट सीएम वाज प्रेम खांडू थुंगोन। तो पी के थुंगोन जी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। उनके अंडर में था फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और इंजीनियरिंग वाला पार्ट। और बाकी सारे मिनिस्टर्स की भी डिटेल लिखती है कि कौन से मिनिस्टर कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। उसके अलावा अगर कोई और डिपार्टमेंट बचता है जो इनके में मेंशन नहीं है, तो वो उसको कौन देखेगा? पी के थुंगोन जी देखेंगे। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। आपको बस ये 5 नाम याद होने चाहिए जो फर्स्ट काउंसिल थी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। 1975 में जो फर्स्ट काउंसिल बन रही है, उनके लोगों के बस आपको नाम याद होने चाहिए। ये 5 लोग थे सर, जिसमें से एक थे आपका चीफ मिनिस्टर, बाकी 4 क्या थे सर? आपका बाकी 4 थे आपका मिनिस्टर। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। चलो सर, इसके आगे बढ़ते हैं। तो 1975 में सर आपका असेंबली बन गई। और एक फैक्चुअल सवाल ये बन सकता है कि अरुणाचल असेंबली का फर्स्ट सिटिंग किस दिन हुई थी, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, इस साल सीएचएसएल में पूछ लिया था ये सवाल। तो इसी तरह से पूछ सकता है सर, अरुणाचल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, उसकी पहली मीटिंग किस दिन थी? कब पहली बार बैठे थे? 15 अगस्त को तो बने हैं सर, 3 दिन बाद। देखो यहां पर भी 3 का डिफरेंस है, ये सबसे अच्छी चीज है याद रखने के लिए। साल में भी 3 का डिफरेंस है, 72 में चेंज, फिर 75 में चेंज, अगला चेंज देखोगे 78 में, ठीक है।
और 75 में भी 15 अगस्त को आपका असेंबली बन रही है। पहली सिटिंग किस दिन हो रही है? 18 अगस्त को। तो पहली सिटिंग हो रही है 18 अगस्त 1975। यही क्वेश्चन आपसे जीके में उठा के पूछ लेता है। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो दैट वाज के ए राजा, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। शुरू में आपका असेंबली के जो एक्टिंग स्पीकर थे वो थे गोरा परतिन जी। उन्होंने इलेक्शन कराया। इलेक्शन के बाद जो नोकमे नमाती हैं वो बन गए आपका स्पीकर, और जो पादी युब्बे हैं वो बन गए आपका डेप्यूटी स्पीकर। तो देखो जो पूरा क्वेश्चन था वो क्या था? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो दैट वाज नोकमे नमाती। लेकिन उससे पहले की जो पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री है 1972 से लेकर अभी तक, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। तो ये बात अभी भी चल रही है 1975 की। अब सर 3 साल बाद आ जाओ 1978 में। 1978 में क्या था? आपके प्रॉपर इलेक्शंस करवाए गए। ठीक है। द फर्स्ट जनरल एंड डायरेक्ट इलेक्शन टू द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड ड्यूरिंग मार्च 1978। यानी 1978 में क्या देखोगे आप? फर्स्ट प्रॉपर इलेक्शंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सर। पहले जनरल इलेक्शंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश कब हुए? 1978 में। तो अब जो असेंबली बनेगी वो सिर्फ प्रोविजनल नहीं होगी, वो एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अगला चेंज कब आएगा? 1987 में, जब अरुणाचल बनेगा फुल स्टेट। ठीक है। तो यानी अरुणाचल की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन से साल इंपॉर्टेंट है? 1972 से अगर बात करें, 72 क्योंकि इस टाइम अरुणाचल बिकेम यूनियन टेरिटरी, और साथ ही साथ जनवरी 1972 में इट बिकेम यूनियन टेरिटरी और प्रदेश काउंसिल बन गई थी। ठीक है। यूनियन टेरिटरी बन गई थी जनवरी में, और प्रदेश काउंसिल आपका अगस्त में। फिर 1975 में जो प्रदेश काउंसिल थी इट वाज कन्वर्टेड टू प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रदेश काउंसिल में आपका काउंसलर्स होते थे वो कन्वर्ट हो गए मिनिस्टर्स में। फिर अगला चेंज 1978 में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड। अब इलेक्शन होने लगे। ठीक है। हाँ, जो 60 सीट्स हैं वो शुरू से थी। 60 सीट्स वो शुरू से थी। तो 1978 में वो 60 सीट पे इलेक्शन हुआ था। ठीक है। ठीक है सर। तो 1972 से 78 के बीच ये पूरी कहानी मेरे को आज आपसे डिस्कस करनी थी। है तो सर ये 6 साल, लेकिन इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो पहले मैं चाहता हूं आप ये 6 साल की क्लियरिटी रखो, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब हम 1950 से लेकर 1972 की हिस्ट्री डिस्कस करें तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, है ना? क्योंकि शुरू से अगर मैं पढ़ाने लगता तो फिर सर हम वही पढ़ते रहते और उसमें हो जाते हम कंफ्यूज। वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पहले इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ो। ये वाली जो 1972 से लेकर 1987 की हिस्ट्री है ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी इंपॉर्टेंस कम है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देख लेंगे। तो अभी फिलहाल हमने 1972 से 78 की बात करी। ठीक है सर। तो उम्मीद है ये चीजें आप क्लियर रखोगे। हाँ जी सर, बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। कोई डाउट होने से बताइए। तो आज सर मैं यही तक रखूंगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली कराने का पर्पस यही था। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है। और इसमें आप नोटिस कर सकते हो कई सारे फैक्चुअल चीजें जो बन सकती है, मैंने यहाँ पर डिस्कस करी कि पहली सिटिंग कब हो रही है ना? लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कब हो रहे हैं, आपका स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर, ये सारे नाम हमने डिस्कस किए। ये सारे सर फैक्ट्स हैं जो उठा के डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है ना? तो इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से करिए। जो मैंने वो डिस्ट्रिक्ट वाला कहा है ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से कोशिश करिए थोड़ा बहुत पढ़ने की। रटना नहीं है सर, बस एक जनरल एक बार पढ़ लेना है चीजों को। ठीक है। तो उस तरह से कोशिश करिए। ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे सर। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, तो अगर सर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे। ठीक है। अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। यूमी जी, और भी क्लास होती है ना एक्चुअली? पढ़ाने को तो मैं 2-3 घंटा पढ़ा दूं, लेकिन बात ये और भी क्लासेस लगी रहती हैं शेड्यूल में, तो वो क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी ना, इसलिए 1 घंटे का शेड्यूल रखा है।
और मेरे ख्याल से ये जो लास्ट में हमने टॉपिक लास्ट में ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, ये अपने आप में थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इट्स बेटर कि इसको थोड़ा सा आप डाइजेस्ट कर लीजिए ना, काफी इसमें पढ़ने को था। मॉर्निंग नेशनल पार्क में मैं क्या बताऊं, नेशनल पार्क का भी आगे जिक्र आएगा, उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये सब नेशनल पार्क है, उसमें पेड़ लगे होते हैं, है ना, तो उसमें और क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ लेता है, सर मॉर्निंग नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो आगे जब नेशनल पार्क के क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, तो उसमें मॉर्निंग नेशनल पार्क की बात कर लेंगे, ठीक है सर। हाँ मैंने बताया है ना, 1978 में, हाँ शुरू से 60 सीट्स थी, ठीक है। हाँ 1978 में, हाँ एक बार मैं और कंफर्म कर दूंगा, लेकिन जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ी उसके हिसाब से वो पूरे पे ही हुआ था, ठीक है। भाई चुम क्या कह रहे हैं आप? भाई चुंग आपने, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास देखो, मैं टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक्स नहीं है सर, क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ, अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको दिख जाएगा। आपको अगर जानना है क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। ये जो मैं करा रहा हूँ अभी किसके क्वेश्चन है, ये सर सीजीएल के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं नहीं, किसका क्वेश्चन था, ये भी कौन सा एग्जाम चल रहा है, ये चल रहा है आपका सीजीएल, सीजीएल के बाद फिर मैं फायरमैन, फिर उसके बाद एमटीएस जो जनवरी में हुआ, वो डिस्कस कराऊंगा, ठीक है सर। चलिए, ठीक है। टाइगर एलिफेंट के लिए सेंचुरी नहीं होती है, एलिफेंट्स के लिए स्पेशली वो होता है सर, एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं ना, तो वो, हाँ आपका कामेंग और साउथ अरुणाचल में है एलिफेंट रिजर्व, तो दो एलिफेंट रिजर्व है आपका ना अरुणाचल में, तो एलिफेंट के लिए सेंचुरी नहीं, जैसे टाइगर्स का अलग से प्रोजेक्ट चलता है, ऐसे एलिफेंट का अलग से चलता है, तो वो एलिफेंट रिजर्व होते हैं, ठीक है सर, वो दो हैं आपका। पीडीएफ में जो भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोरियन साहब आप तो ऐड होंगे, ठीक है, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, फिर भी किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, अभी मैंने शेयर नहीं की है पीडीएफ, ठीक है, आज रात में करूंगा, तो अगर कल मॉर्निंग तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ ना मिले, तो मेरे को मैसेज कर देना, बट मैं रात में इसको शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देना अगर पीडीएफ ना मिल रही हो, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में, चिल देन, गुड बाय, हैव नाइस डे।